रिश्ता इतना ईमानदार होता है कि आपने वो सारी बातें लिखी जो आप लिखना चाहते थे। बिल्कुल। कोई ऐसा प्रसंग जो उसको आपने सोचा हो कि नहीं लिखते हैं, पता नहीं लोग कैसे स्वीकार करेंगे? देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा कि ऐसा कोई प्रसंग जो लिखा है जो मैंने दिखाया नहीं। हाँ, जैसे गुजरात के ये मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसी बात है, कोई कहानी आप लिख रहे हैं तो उसका कोई एक लाइन आपने छोड़ दिया हो कि इसको नहीं डालते। देखिए, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपना ओपिनियन जो है हाँ। वो थोड़ा दर्शक के वो पाठक के सामने कम लाना चाहता था, क्योंकि हम लोग टीवी पर इतना ही अपनी राय देते हैं। तो मैंने सोचा कम से कम किताब में मैं स्टोरी लिख रहा हूँ कि हमारे जो जनरल पत्रकार होते हैं अक्सर जब वो किताब लिखते हैं वो अपनी ओपिनियन लोगों पर ठोक देते हैं, जैसे हम कभी हमारे प्रोग्राम में करते हैं। मेरा विचार था कि एक कहानी मुझे कहनी है। मुझे लगा बड़ी बड़ी दिलचस्प कहानी है। नरेंद्र मोदी किस तरह से प्रधानमंत्री बनते हैं, भारत में किस तरह से चुनाव होते हैं, और उसके बैकग्राउंड में ये अलग अलग कैरेक्टर जो आते हैं, हो रही हैं, राहुल गांधी और चीजें हो रही हैं। मैं उस पर बात करूंगा, पर मैं एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। 20 साल 25 साल की आपकी पत्रकारिता रही है और उन सब को संचित करके उस एक हिस्से को आपने एक किताब लिखी है। क्या मुश्किल रहा पत्रकार बनना इन 20-25 सालों में या लेखक बनना? देखिए, मुझे लगता है कि लेखक बनने में जो मजा है वो शायद कई सालों तक मुझे टीवी पर नहीं मिला, क्योंकि टीवी पर देखा गया है एक तरह से आपको छोड़कर बहुत कम पत्रकार हैं जो इस फॉर्मूला फिल्म से दूर हटकर कुछ और करना चाहते हैं। तो टीवी पर कभी कभी हम इस टीवी के इडियट बॉक्स में उसके हम एक तरह से प्रिजनर बन गए, कैदी बन गए हैं। किताब में मुझे लगा एक खुलापन था, एक फ्रीडम बहुत दिनों के बाद मिली, तो बहुत मजा आया। और मुश्किल भी है क्योंकि आप जब आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन होता है जब आप शुरुआत करते हैं, और फिर 130,000 वर्ड की किताब लिखना मुश्किल है लेकिन मजा आया। तो चलिए, एक नए प्रोफेशन की तरफ आप गए हैं। आपने लिखा कि 2014 का जो साल है चुनाव, जिसने भारत को बदल दिया, तो इस चुनाव को किसने बदला? इस राजनीति को टेलीविजन ने, सोशल मीडिया ने, या एक ऐसे नेता ने जो इन सब को साधने की शक्ति रखता था? मुझे लगता है जो आपने कहा, सब चीजों ने कुछ न कुछ बदला है। जैसे पहले जो चुनाव होते थे वो मैदान पर होते थे, बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, बोट क्लब पर जाओ या पटना में गांधी मैदान पर जाओ। अब जो होता है चुनाव वो होता है कि टेलीविजन पर लाइव प्रोग्राम हो या सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हो कि इस रैली में इस नेता ने ये कहा, या आप कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पर लगा देते हैं। तो वो एक बदलाव अपने पब्लिसिटी में हुआ है कि किस तरह से नेता लोगों से संपर्क करता है। पहले बड़ी रैली से करता था, अब वो मीडिया के जरिए करता है। ये एक बदलाव आया। दूसरे, इस चुनाव में एक बदलाव आया कि कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है, जैसे अंग्रेजी में कहेंगे, एक तरह से प्रेसिडेंशियल बन गया कि हम देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, हम पार्टी या हमारा एमएलए या हमारा एमपी कौन है, एजेंडा क्या होगा, वो सब खत्म होके एजेंडा पर भी हम मैनिफेस्टो, कितने जो वोटर हैं आजकल मैनिफेस्टो पार्टी का देखते हैं, या कितने प्रोग्राम होते हैं मैनिफेस्टो पर हम देख रहे हैं। मोदी सरकार 5 साल केजरीवाल, बिल्कुल। और जितना आप उसको सिंपल कर सके उसमें आपकी खूबी होती है कि आप एक आशाएं बढ़ा रहे हैं। 5 साल केजरीवाल या अब की बार मोदी सरकार में क्या गुण है, क्या नहीं है, या बीजेपी का एजेंडा क्या है या कांग्रेस का एजेंडा क्या है, इस पर हम कम जाते हैं। आपको लगा कि उस दौरान सोशल मीडिया और मीडिया इतना उत्तेजित हो गया था कि इन सब बातों के लिए स्पेस नहीं बचा था? टेलीविजन उनका हथियार बन गया था या टेलीविजन को किसी ने अपना हथियार बनाया था? हुआ क्या था? नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे लगता है एक तरह से तो हम एक हथियार तो बन ही गए थे। ऐसा नहीं है कि पहले भी हम हथियार नहीं थे। हमारे यहाँ उपयोग दुरुपयोग तो करते रहते हैं नेता, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है रवीश, कहीं ना कहीं हमारा एक आलसीपन भी है। हम इस चकाचौंध में अब फंस गए हैं। अरे यार, बड़ा नेता है, उसकी रैली चलाओगे तो टीआरपी बढ़ेगी, मोदी जी टीआरपी है। तो इस टीआरपी की जो दौड़ है उसमें चुनाव भी फंस गया है, क्योंकि हम जनता से कम बात करते हैं और नेताओं से ज्यादा बात करते हैं। जनता की क्या मुश्किलें हैं वो बहुत कम दिखाते हैं। जनता की, अगर किसान आत्महत्या कर रहा है उस पर क्या हमने डिबेट किया कहीं चुनाव के दौरान? मुझे लगता है बहुत कम किया होगा।
यानी विदर्भा या मराठवाड़ा जैसे जगह जहां आत्महत्याएं हो ये रही है, पहले इस तरह की रिपोर्टिंग हुआ करती थी चुनाव के दौरान बॉटम अप यानी जमीन से जुड़ी हुई। अब हम ऊपर से आते हैं, बड़े नेता हेलीकॉप्टर में आते हैं और हम उनकी हर बात पर हम उसको ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। इस किताब को लिखते हुए एक बात सवाल पढ़ रहा था जब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे लगा कि आप एक नेता को दूर से देख रहे हैं, इसलिए मैंने शुरू में वो राजदीप बरखा और अर्नब वाला की कहानी बताई कि मैं भी आप लोगों को दूर से देखा हूँ, तो वैसे ही आप नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। चूंकि वो इतना प्रचंड बहुमत लेकर आए और जब आए तो ये कहा गया कि सब कोई उनसे डरता है, मीडिया भी उनसे डरने लगा है, कोई वो अपने बात खुलकर नहीं कह रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं एक लेखक से कि इस किताब में एक नरेंद्र मोदी की यात्रा भी है, उसको लिखते हुए क्या आप उतने निर्भीक रह पाए? मैंने बिल्कुल कोशिश की है, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो यात्रा आप कह रहे हैं न केवल मोदी जी की यात्रा है, मेरी भी यात्रा है पत्रकार होने से। क्योंकि पहली मेरी बड़ी स्टोरी एक तरह से थी 1990 में जब रथ यात्रा हुई और मैं तब प्रिंट में था। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखता था और मुझे भेजा गया यात्रा के गुजरात का कवर करने के लिए। तब मोदी जी उस गुजरात लेग के इंचार्ज थे। तो तब से मोदी जी का जो सफर है और मेरा जो पत्रकारिता में सफर है उसको कहीं ना कहीं मैंने जोड़ने की कोशिश की है कि क्या वो व्यक्ति जो मैंने 1990 में देखा था और आज जो नरेंद्र मोदी देखता हूँ, या एनडीटीवी के जमाने में, क्योंकि आप बार बार एनडीटीवी का जिक्र कर रहे हैं और अर्नब बरखा, क्योंकि हम एक तरह से एनडीटीवी परिवार से आते हैं। उस जमाने में नरेंद्र मोदी इसी तरह से ओबी वैन पर तैयार रहते थे हमारे लिए। 1 घंटा एक बार रुके थे क्योंकि बारिश हुई थी, ओबी नहीं चल रही थी। मोदी जी अपना छाता लिए हुए 1 घंटा रुके जब तक वो टीवी पर आए। वही मोदी जी आपको आज 1 मिनट नहीं देंगे और वहीं से प्रधानमंत्री बनकर जा रहे हैं। वो अब आप बड़े आदमी बन गए, हम तो वही के वही रह गए। तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक पत्रकार इन रिश्तों को कैसे देखे? अगर पत्रकारिता का विद्यार्थी इस किताब को पढ़ रहा है, मुझे लगता है कि उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लंबे समय तक संपादक रहे हैं, संवाददाता रहे हैं, तो इन सबका एक पूरा तजुर्बा है। कई जगह आपने लिखा है कि आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि आपको टिकट दे देते हैं। अमित शाह आपसे कह रहे हैं कि तुम आम आदमी पार्टी में चुनाव लड़ो, तो आप कह रहे हैं कि अब बीजेपी से लड़ा दो। तो अमित शाह कह रहे हैं कि मैं ही विरोध करूंगा अगर बीजेपी से टिकट मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पत्रकार इन नेताओं से रिश्ते रखने में वो लाइन कहाँ ड्रॉ करे? अगर उसे, कई बार लोगों को लगता है कि आपको राज्यसभा का ऑफर मिल रहा है या कुछ और पार्टी में इस तरह से कह रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद आप इतना घुल मिल गए हैं तभी वो आप पे वो ऑफर मिलता है। बिल्कुल सही रवीश, और आपने पहले सवाल में इसके पहले भी कहा था आप कितने निर्भीक थे इस किताब लिखते हुए। देखिए, मुझे लगता है पत्रकार जो है वो इस लेवल तक राजनेताओं से जुड़ गया है। एक तरह से हम उसी सिस्टम से जुड़ गए हैं, इसलिए ना निर्भीक रह पाते हैं कभी कभी, ना स्वतंत्र रह पाते हैं। और मेरी कोशिश पिछले 26 साल में रही है कि किसी ने भी टिकट अगर कहा है राजदीप आप चुनाव लड़िए, ममता बनर्जी ने, जैसे मैंने किताब में कहा कि आप राज्यसभा लड़िए तृणमूल से, आप राज्यसभा मेंबर बन जाइए, या अरविंद केजरीवाल कहते हैं आप राजनीति में आ जाइए। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। जब तक मैं अगर मैं कल राजनेता बन जाऊं तो मैं पत्रकारिता से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन जब तक पत्रकार हूं, मैं ये नहीं, किसी नेता को ये सेटिस्फेक्शन नहीं देना चाहता कि आपने अपने पत्रकारिता का दुरुपयोग करा, आपका एक एजेंडा था। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं मोदी जी रीडर पढ़ते समय, और ये चूंकि आपने इसमें लिखा है, कई पत्रकारों के बारे में लिखा है, कई बार होता है कि हम मीडिया वाले लिखते समय दूसरे पत्रकार या दूसरी संस्थानों के बारे में टिप्पणी नहीं करते, पर आपने लिखा है। रजत शर्मा के बारे में भी लिखा है, अर्नब के भी बारे में लिखा है, और भी लोगों के बारे में लिखा है। पाठक ये कंफ्यूज कर सकता है, या मैं चाहता हूँ कि वो कंफ्यूज करे, वो भी पढ़ने की वो भी एक पहली शर्त होती है कि आप उसको पजल ढूंढ देखिए कि हमारे पत्रकार बहुत ज़्यादा उस सिस्टम में चले गए हैं। बिल्कुल हम सिस्टम में चले गए हैं, क्योंकि देखिए पत्रकार जो होता है उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी होनी चाहिए वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, कोई भी सरकार हो। गणेश शंकर विद्यार्थी का कोट है कि पत्रकार को हमेशा विपक्ष में होना चाहिए। बिल्कुल, हम तो विपक्ष हैं ही, हमें बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर यूपीए की सरकार है तो यूपीए को सवाल पूछो, अगर एनडीए की सरकार होती है तो एनडीए को सवाल पूछो। अब प्रॉब्लम ये हो गया रवीश कि जब मोदी जी दिवाली मिलन करते हैं तो हम सवाल उनसे नहीं पूछते, हम उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े संपादक
वो तो मोदी जी के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, या सोनिया गांधी को सवाल, इतने साल सोनिया गांधी 20 नहीं साल से राजनीति में है, क्या हमने उनको कठोर सवाल पूछे हैं? राहुल गांधी को पूछे। तो हम एक तरह से नेताओं के सामने विपक्ष की भूमिका अदा करने के बजाय हम उसी सिस्टम के एक भाग बन गए हैं, और इसीलिए बहुत कम पत्रकार भारत में किताब लिखते हैं, और अगर लिखते हैं तो ऐसी किताब लिखते हैं कि जय जयकार करते हैं किसी व्यक्ति की। तो मैं इस किताब में जय जयकार नहीं है, मैंने किसी व्यक्ति की जय जयकार नहीं की। कांग्रेस वाले दुखी हैं, कह रहे हैं आपने राहुल गांधी के खिलाफ लिखा। मैंने कहा राहुल गांधी को केवल 44 सीट आए। कुछ लोग कहते हैं पहला चैप्टर देख के कि आप अभी भी 2002 और नरेंद्र मोदी को भूले नहीं। अरे भाई, मैं क्यों भूलूं? मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो सवाल पूछता रहूंगा। मैं आपकी तरह उनका कोई चेयर लीडर नहीं हूं। सोशल मीडिया वाले में मैं पढ़ रहा था कि मोदी ने कहा कि तुम और तुम्हारी पत्नी आजकल ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हो। उस वक्त आपको डर लगा था? मुझे कभी डर नहीं लगा, लेकिन लगा था कि वो धमका रहे हैं। नहीं, धमका नहीं रहे, प्यार कर रहे हैं। नहीं, प्यार तो नहीं कर रहे थे, लेकिन ये तो जरूर लगा कि देखिए आज के जो नेता हैं वो ये भी देख रहे हैं कि आप ट्विटर पर क्या मुझे लगा ट्विटर जो है ये एक तरह मेरा पर्सनल स्पेस है। पर जब मुझे नरेंद्र मोदी जी ने रिमाइंड किया कि देखिए आप ट्विटर पर क्या लिख रहे हैं, तब मुझे थोड़ा डर नहीं, लेकिन मैं चौकन हो गया। हाँ, कि आप जो ट्विटर में लिखेंगे वो आपकी प्राइवेट स्पेस नहीं है, वो मोदी जी तक बात पहुंच रही है। पर देखिए, नेताओं से पत्रकारों का एक रिश्ता बन जाता है, खट्टा मीठा जो भी है, वो चलते फिरते टोक देते हैं कि आजकल बहुत खिलाफ लिख रहे हो, आजकल ठीक है। पर जब आपने पत्रकारों के बारे में लिखा, जैसे अर्नब के बारे में लिखा कि किस तरह से वो राहुल गांधी का इंटरव्यू लेने के लिए अपना पूरा TRP का चार्ट भेज देते हैं, या रजत शर्मा की, उन लोगों ने बाद में कभी कुछ कहा? नहीं, कुछ कहा नहीं है, मैंने किसी की आलोचना नहीं की है। मैं तो कहता हूं कि अच्छी बात है कि आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिल गया, क्योंकि हमारे बीच तो स्पर्धा होगी ही। पर इस तरह से TRP चार्ट भेज देना कि ये लीजिए, ये देखिए अब जैसे मैंने कहा रवीश, कहीं ना कहीं हमने पत्रकारिता को बॉक्स ऑफिस बना दिया है, और इसीलिए कुछ खबरें जो हैं वो जनता के सामने आज आती नहीं है। मैंने किसान के आत्महत्या के बारे में एक खबर दी है। आज के ज़माने में यूरिया के प्राइसेस जो हैं वो इस लेवल पर पहुंच गए कि कुछ इलाकों में किसान विरोध कर रहा है, वायलेंस पर उतर आया है, हिंसा हो रही है, लेकिन हम ये दिखाते नहीं।